सो हेलो बच्चा पार्टी, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड केम छो। वेलकम टू एसएसपी, द फाइनेस्ट एंड easiest way to learn the concept, the channel and the place where you can feel the physics and then you realize that you are in इश्क मोहब्बत with the subject. So आज के इस सेशन के अंदर हम बात करेंगे कि फिजिक्स के अंदर कौन सी मैथमेटिक्स यूज होती है। यार बहुत सारे बच्चा लोग हमेशा परेशान होते हैं, कभी भी जेई की तैयारी करना हो, नीट की तैयारी करना हो, अब आगे तो सीयूईटी, पता नहीं बहुत सारी चीज़ें क्या क्या हो सकती हैं। बट ट्रस्ट मी, दिस वीडियो विल हेल्प यू अलॉट एंड एट द एंड ऑफ द वीडियो आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। आपको लगेगा कि यार चलो फाइनली कोई ऐसा यहाँ पर हमें मिल गया जहाँ पर सब कुछ पता चल जाएगा। और इस वीडियो को अगर आपने देख लिया तो आपके नीट के अंदर, आपके जेई के अंदर या आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर जिस तरीके की मैथमेटिक्स यूज़ होती है वो हम सब कुछ इस वीडियो के अंदर कवर कर लेंगे। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बच्चा लोग आपको मैं बता दूं, दिस इज़ द प्लेटफॉर्म, एसएसपी प्लेटफॉर्म, आपका अपना प्लेटफॉर्म जहाँ पर फ्री में नीट के सारे लेक्चर्स अपलोड किए जा रहे हैं। 12th बोर्ड के लिए अमेजिंग वीडियो लेक्चर्स हमेशा से पहले से ही एसएसपी प्लेटफॉर्म पर थे हैं और रहेंगे। सो अगर आप इस प्लेटफॉर्म का हिस्सा नहीं है तो जल्दी से नीचे से खूबसूरत रेड वाली बटन दबा करके इस फैमिली का हिस्सा बन जाइए एंड यस, इस वीडियो के अंदर कमेंट भी करिएगा। तो लेट्स स्टार्ट अवर क्लास, ठीक है। तो हम आज बात करेंगे बेसिक मैथमेटिक्स यूज्ड इन फिजिक्स। मैंने ऑलरेडी जो है आप लोगों के लिए पूरा का पूरा एक बंच तैयार करके रखा हुआ है कि क्या क्या यूज़ होता है, किस तरीके से यूज़ होता है। तो आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं, हम एंगल से बात करते हैं। ऐसे तो लोगों को लगता है कि एंगल तो हर किसी को पता होता है, लेकिन एक कॉमन चीज़ है जहाँ पर बच्चे गलती करते हैं। और जब हम 12th में आते हैं, 11th को छोड़िए, जब 12th में आते हैं तब हमें जब प्रॉब्लम सॉल्व करने होते हैं, खास करके इलेक्ट्रिक फील्ड वाले, तो वहाँ पर पॉजिटिव रोटेशन और क्लॉकवाइज रोटेशन और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में कुछ कन्फ्यूज़न होता है। खैर, उस पोजीशन पे जाने से पहले हम इस वाले पोजीशन को समझते हैं। हम पहले ट्रिगोनोमेट्री से शुरुआत करेंगे और ट्रिगोनोमेट्री के अंदर हम सबसे पहले चर्चा करेंगे बच्चा लोग एंगल की। किसकी बात करेंगे बच्चा पार्टी? हम लोग एंगल की। तो आइए मैं थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज कर देता हूँ, कलर चेंज कर देता हूँ। एंगल आप सभी लोगों को पता होता है, राइट? थीटा, जिसे आप बहुत प्यार से कहते हो। थीटा का एक जो फॉर्मूला होता है बेसिक सा, वो होता है आर्क अपॉन में रेडियन। ये जो रेडियन आप देख रहे हैं ना बच्चा लोग, गलत बोला मैंने, थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। थीटा का जो यूनिट होता है वो रेडियन होता है। लेकिन कई बार आप ऐसे सुने होंगे कि भैया कोण यहाँ पे 90 डिग्री का है, यहाँ पे कोण सर 180 डिग्री का है, यहाँ पे कोण 270 डिग्री का है। इन फिजिक्स, इन रियलिटी, द यूनिट ऑफ थीटा इज ऑलवेज इन रेडियन, यानी डिग्री को हमें रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। पहले तो ये समझो कि थीटा का फॉर्मूला क्या है। थीटा है आर्क अपॉन रेडियस। आर्क क्या है? जैसे मान लीजिए कि एक सर्कल बनाया, अब मुझे यहाँ पर इस पर्टिकुलर पॉइंट पे थीटा चाहिए, तो ये है हमारे लिए आर्क, बराबर, हिंदी में जैसे आप लोग चाप कहते हो। तो ये आर्क अपॉन में रेडियस, दैट इज योर थीटा का फॉर्मूला। और इसका जो यूनिट होता है वो किस में होना चाहिए? रेडियन के अंदर होना चाहिए। अब बात करते हैं कि अगर डिग्री दिया है तो रेडियन में कैसे कन्वर्ट करें, और अगर रेडियन दिया गया है तो हम उसे डिग्री में किस तरीके से कन्वर्ट करें। तो इसका भी फॉर्मूला है, एक डिग्री होता है पाई बटे में 180 रेडियन। यहाँ पर 180 के साथ डिग्री कर दें क्योंकि वो एंगल है, राइट। फिर अगर मुझे रेडियन से डिग्री में जाना है तो एक रेडियन बराबर होगा, उल्टा कर दीजिए इसका, यहाँ पर देखो रेडियन को अगर आप सब्जेक्ट बनाओगे तो 180 इधर चला जाएगा, पाई नीचे आ जाएगा। तो ये आपके सामने फॉर्मूला हो गया। फिर कई बार ऐसे भी क्वेश्चंस 11th के, बहुत सारे स्टेट बोर्ड के अंदर भी क्वेश्चन है 11th क्लास की जो फिजिक्स है उसके अंदर भी दिया होता है। कई बार एंगल जो होता है मिनट में होता है, सेकंड में होता है, तो हमें उसे रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो बच्चा याद रखिए, एक डिग्री बराबर 60 मिनट और एक मिनट बराबर 60 सेकेंड। एक लाइन खींच दो, ऐसे कॉमा लगा दो तो उसको हम मिनट पढ़ते हैं, और अगर ऐसे दो लाइन खींच दो तो उसको हम सेकेंड पढ़ते हैं, राइट। तो ये बेसिक सी बात यहाँ पर है। उसके साथ एक और बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने यहाँ पर लिखी है जिसकी मैंने चर्चा शुरू में ही करा, कि जब हम थीटा इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देखते हैं तो वो हमेशा पॉजिटिव होता है। लेकिन अगर आप इसी वाले को इस डायरेक्शन में एज्यूम करिए, मतलब ये यहाँ चला गया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, पहले थीटा कहाँ गया? ऐसे था। हम थीटा कैसे कंसिडर कर रहे हैं? ऐसे। ये छोटी छोटी बातें हैं जो लोग जब फिजिक्स की क्लास चलने लग जाती है तब डाउट पूछते हैं। लेकिन बेसिक मैथ्स का पढ़ना बहुत ज़रूरी है। फिजिक्स मैथ्स के बगैर अधूरा होता है। एक कहीं पर एक मैंने बहुत प्यारी सी लाइन पढ़ी थी कि अगर फिजिक्स साइंस में रानी है, रानी बोलते हैं, तो मैथ्स जो होता है वो राजा माना जाता है, करेक्ट। तो दोनों का कॉम्बिनेशन हमेशा होता है, राजा रानी को साथ में चलना पड़ता है। तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा हमेशा पॉजिटिव लीजिए, और अगर आप नीचे की तरफ जाइएगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो हमेशा इसको हम क्या लेंगे? नेगेटिव लेंगे। मैं एक एग्जांपल से आपको कुछ कन्वर्ट करके बताता हूँ कि कैसे कन्वर्जन्स किए जाते हैं। कई बार क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो आइए देखिए, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि कहीं पर लिखा है
30 डिग्री, राइट। अब इसे अगर हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है तो इट्स वेरी सिंपल, 30 इंटू पाई बाई 180, जो कि अभी थोड़ी देर पहले आपने फॉर्मूला देखा प्रीवियस वाले स्लाइड पे, तो ये हो गया आपका, यानी आंसर कितना आ गया, पाई बाई 6 रेडियन, खत्म। बस और क्या है इसके अंदर, कुछ भी नहीं है। लेकिन कई बार अजीब से एंगल होता है, एंगल ऐसा होता है 1 डिग्री 20 मिनट, अब इसे रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो सिंपल, टेंशन मत लो, पहले डिग्री को मिनट में चेंज कर दीजिए। तो 1 डिग्री बराबर कितना मिनट होता है, 60 मिनट। ऑलरेडी यहाँ पर मिनट है, बाजू में 20 मिनट। तो ये रूल कहता है कि जब मिनट मिनट साथ में हो तो उसको जोड़ा जाता है, मल्टीप्लीकेशन नहीं किया जाता है, इसको जोड़ते हैं। तो यानी ये हो गया लगभग 80 मिनट, लगभग नहीं पूरी तरह से 80 मिनट। अब हमने क्या देखा कि अगर डिग्री है तो हम 1 डिग्री बराबर 60 मिनट लिखते हैं, राइट। 1 मिनट है तो हम उसको 60 सेकेंड लिखते हैं, तो हमारे पास में 1 मिनट है, मुझे उसको डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो बच्चा लोग यही हो जाएगा, 1 मिनट बराबर में 1 के बटे में 60 डिग्री। कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं, देखो यहाँ पे 1 डिग्री बराबर 60 मिनट है, मैं मिनट को अगर सब्जेक्ट बनाऊंगा तो इसके साथ कुछ नहीं भैया, तो एक तो है ही ना, तो 60 इंटू 1 मिनट है, रख दीजिए शुक्ला जी यहाँ पे, 60 इंटू 1 मिनट है, तो 1 मिनट को सब्जेक्ट बनाओ तो 60 खुपैच करके नीचे आ जाएगा। वही चीज़ यहाँ है कि अगर मेरे को 1 सेकेंड को मिनट में कन्वर्ट करना है तो 60 नीचे आ जाएगा भाई, तो 1 के बटे में 60 और फिर ये आपका हो गया मिनट। तो हमने वही किया कि ये मिनट को मैं डिग्री में लेके आता हूँ, तो मिनट को डिग्री में जाना है, तो नाउ इट इज़ 80/60 और फिर ये हो गया डिग्री। नाउ द क्वेश्चन वॉज कि मुझे इस 1 डिग्री 20 मिनट को रेडियन में कन्वर्ट करना था, तो अब हमारे पास डिग्री आ ही चुकी है, तो ये हो गया 80/60 इंटू पाई बाई 180 रेडियन। अक्सर ऑफलाइन में बहुत बार बच्चे ये सवाल पूछते थे जब मैं पढ़ाता था ऑफलाइन में कि सर एक बार फिर से समझा दीजिए, तो मैं एक बार फिर से समझाता हूँ, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स इसे देख रहे होंगे तो आपके डाउट भी आएंगे, तो कमेंट में बिंदास होकर डाउट लिखा करो आप, ठीक है। तो 1 डिग्री 20 मिनट में 1 डिग्री बराबर 60 मिनट हुआ, मल्टीप्लीकेशन करना है नहीं, क्या करना है, इसको जोड़ना है, तो 60/20 कितना हो गया, 80 मिनट। अब मिनट है, मिनट से मुझे डिग्री पे जाना है, तो 1 डिग्री बराबर 60 मिनट, तो मिनट से डिग्री पे जाना है तो 1/60, तो 1/60 कर दिया। नाउ डिग्री से रेडियन पे जाना है तो पाई बाई 180 से सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे। आज हमारी माताश्री को हमने कहा था कि माताश्री आज हमें व्रत रहना है, खाना नहीं खाएंगे, लेकिन भूख लग गई इसलिए चाय पी रहे हैं। बड़ी अच्छी अब हैबिट नहीं है, लेकिन चाय लवर है तो चल जाता है, अरे लग गया भाई, क्लियर है। अब यहाँ पर एक शॉर्टकट बताता हूँ, देखो क्या, अगर आपको मिनट से डिग्री में जाना है और या फिर आपको डिग्री से मिनट में जाना है, अगर आपको मिनट से डिग्री पे जाना है तो D4 डिवाइड, तब आप 60 से डिवाइड कर दीजिए। अगर डिग्री से मिनट पे जाना तो M4 मल्टीप्लीकेशन, तो 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना सिंपल है। अब है वही चीज़ है, जैसे मैं बोलूँगा कि 1 डिग्री बराबर कितना मिनट, तो 60 मिनट, 60 से मल्टीप्लाई किए ना। अब मिनट से डिग्री पे जाना तो D4 डिवाइड, 60 से डिवाइड करिए, क्या ही है। जैसे यहाँ था मिनट से डिग्री पे जाना था, मिनट से डिग्री पे जाना था तो डिवाइड बाई 60, डिवाइड बाई 60, दैट्स ऑल, ठीक है। तो चॉइस इज योर्स कि आप किसी भी चीज़ को कितना सिंपल करके समझते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक और कॉमन एग्जांपल मैंने दिखाया है कि जैसे थीटा आपको इस क्वेश्चन के अंदर पूछा है, एंड हमें ना बच्चा लोग आर्क दे रखा है एंड रेडियस दे रखा है, तो इट्स वेरी सिंपल टू कैलकुलेट दिस। क्या फॉर्मूला है थीटा का, थीटा इज इक्वल टू आर्क जो कि पाई सेंटीमीटर है अपॉन दिस, ये कट गया तो अभी डायरेक्टली किस में है, रेडियन के अंदर आ ही गया। बट अगर इसको अब आपको डिग्री में कन्वर्ट करना है तो क्या करोगे, तो देखो फॉर्मूला बताया गया था कि 180 अपॉन में पाई, कहाँ है फॉर्मूला, ये देखिए दिखा आपको कि रेडियन से डिग्री में जाना तो 180 डिवाइडेड बाई पाई, तो चलिए 180 डिवाइडेड बाई पाई से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो पाई बाई 6 इंटू 180 डिवाइडेड बाई पाई से पाई कट गया, तो 6 त्रिक 18, 30 डिग्री। धीरे धीरे हर बच्चा समझदार हो रहा होगा तो उसको पता है सर 30 डिग्री आने वाला है, पाई बाई 6 का मतलब 30 होता है, बिकॉज पाई को हम लोग 180 कंसिडर करते हैं, राइट। अभी घड़ी यहाँ पर बनाया हुआ है, छोटा सा एग्जाम्पल है कि यहाँ पर बताना है कितना एंगल बनेगा, तो टोटल 12 बजे से 12 360 डिग्री होता है, तो ऐसे स्लॉट में डिवाइड करिए तो हर एक स्लॉट की कीमत कितनी हो गई, 30-30, क्योंकि ये पूरा 90 का है ना, तो 30-30 60 30 90, फिर सबकी 30-30 वैल्यू हो गई। तो 4 बज रहे हैं बच्चा लोग, तो 30 60 90 120, तो थीटा यहाँ पर कितना आ गया 120, पक्की बात, डिग्री। अब अगर डिग्री है पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये किस में हो जाएगा, रेडियन में हो जाएगा। तो 0 से 0 काट दो, 2 से काटा 2 2 छंग 12, 2 9 18, 3 चौके 12, 3 छक 18, मैं क्या कर रहा हूँ, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 2 पाई बाई 3,
ये आ गया 2π/3 रेडियन, राइट। चलो, तो ये थीटा की कहानी है। थीटा का जो यूनिट होता है वो हमेशा रेडियन होता है। डिग्री से मिनट में जाना है तो m फॉर मल्टीप्लाई 60 से मल्टीप्लाई करिए, और अगर मिनट से डिग्री में जाना है तो d फॉर डिवाइड, सीधा 60 से डिवाइड करिए। बोलो चमकीला बच्चा पार्टी, इसलिए चैट सेक्शन के अंदर लिख देना चमकीला। चमकीला मतलब समझ में आया ना, दैट्स ग्रेट। चलो, अब बात करते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो की। बहुत सारे स्टूडेंट्स को साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा इन सब में कन्फ्यूज़न होता है, लेकिन अगर आप नीट की प्रिपरेशन करने जा रहे हो और आप जेई की तैयारी कर रहे हो तो ये बिल्कुल कंठस्थ होना चाहिए, एकदम भोलेनाथ भगवान का जैसे नाम याद रहता है ना, हर हर शंभू, तो वैसा एकदम याद होना चाहिए आपको। तो चलिए इसका फॉर्मूला समझाते हैं आपको। तो पहले यहाँ पर एक ट्रायंगल बना देते हैं। ट्रायंगल देवता की जय हो। तो ये हमने एक बना दिया खूबसूरत सा ट्रायंगल। दुनिया में हर चीज़ खूबसूरत होती है बच्चा पार्टी, देखने का नज़रिया होता है, राइट। इसको हमने थीटा मान लिया, ये हमारे लिए परपेंडिकुलर है, ये बेस है, और ये आपको क्या बोलते हो आप इसको, हाइपोटेनियस। थीटा चेंज तो सब कुछ चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहला जो है फॉर्मूला वो आता है साइन थीटा का। साइन थीटा बच्चा पार्टी ऐसे, मैं जब 10th क्लास में था तो जो टीचर थे वो ऐसे पढ़ाते थे, सामने की भुजा बटे में कर्ण। हम लोग हिंदी मीडियम के स्टूडेंट थे, और जब धीरे धीरे पढ़ाना शुरू किया तो फिर इंग्लिश में पता चला इट्स परपेंडिकुलर टू द हाइपोटेनियस। बड़ा अजीब सा नाम होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। बट टीचर का काम होता है किसी भी चीज़ को आसान करके समझाना। हम भारत में रहते हैं, हिंदी हमारी मातृभाषा है, और अपनी मातृभाषा से क्या शर्माना। तो ऐसे याद रखो, अगर भूल जाते हो तो याद हो जाता है, तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, प्रैक्टिस करते करते सब याद हो जाता है। साइन थीटा, साइन में स शब्द आता है, स माने सामने देखो, खेला खत्म हो गया। तो ये देखिए साइन थीटा में सामने देखा तो कौन है, पी, यानी कि परपेंडिकुलर जिसे अंग्रेज लोग कहते हैं, अपॉन में हाइपोटेनियस रहेगा ही बॉस, ठीक है। तो अगर मान लीजिए थीटा ये होगा तो सामने देखना है, तो फिर बेस बेस दिमाग में रखो ही मत, सीधा याद रखो कि साइन थीटा मतलब थीटा के सामने वाला डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस, हिंदी में कर्ण, सामने की भुजा बटे में कर्ण। क्या बात है, राइट। और अगर हम कॉस थीटा देखेंगे तो जो साइन थीटा का ले लिए तो फिर अब बचा क्या, तो बेस ही बचा है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू बेस, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। अच्छा, ये याद हो जाता है तो टेन थीटा कुछ नहीं है, टेन थीटा में हाइपोटेनियस को भूल जाओ, इन दोनों का रेशियो ही है, तो पी बाई बी, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, ठीक है। अब बच्चा साइन थीटा का उल्टा होता है कॉसेक थीटा, इसलिए इसके बाजू में लिख रहा हूँ, ये है हाइपोटेनियस अपॉन में पी। फिर उसके बाद कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा, सेक थीटा आपका एच अपॉन में बी। उसके बाद टेन थीटा का उल्टा जो होता है वो होता है आपका कॉट थीटा, दैट इज बी अपॉन में पी। तो कितना सिंपल है ये। साइन थीटा में थीटा सामने वाला ले लीजिए, सामने वाला डिवाइडेड बाय दिस, कॉस थीटा में बचा ये वाला, फिर टेन थीटा में ये दोनों, फिर टेन का उल्टा कॉट, कॉस थीटा का उल्टा सेक, और साइन थीटा का उल्टा कॉसेक थीटा, दैट्स ऑल। फिर कुछ और कॉमन फार्मूलाज आते हैं ट्रिगोनोमेट्री के अंदर। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, एंड देन कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। चमका बच्चा लोग। चलिए, इतनी बातें हमारे सामने क्लियर हो चुकी हैं, तब अब आगे की स्लाइड पर चलते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास में एंगल का टेबल, जो कि 10वीं क्लास में हम लोग 90 डिग्री तक बहुत पढ़े थे, लेकिन अब थोड़ा सा आगे जा रहे हैं, फिजिक्स को और डेप्थ में लेके जाना होता है, तो बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करने होते हैं, और जब न्यूमेरिकल्स की बात आती है तब ऐसे ऐसे एंगल्स में चीज़ें निकलती हैं कि दिमाग का कोरमा बन जाता है। बट घबराओ मत, बाबा एसएसपी के पास बहुत प्यारी सी ट्रिक है। वो ट्रिक जो हम अभी आपको बताएंगे, सर्कल में हम उसे यूज़ करेंगे, लेकिन कुछ वैल्यूज़ तो आपको याद करनी ही पड़ेगी, ठीक है। तो साइन 0 की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है, साइन 30 की जो वैल्यू होती है बच्चा लोग वो 1/2 होती है, साइन 45 की जो वैल्यू होती है बच्चा लोग वो 1/√2 होती है, साइन 60 की जो वैल्यू होती है बच्चा लोग वो √3/2 होती है। एक याद कर लीजिएगा ना, सब याद हो जाएगा। साइन 90 की वैल्यू जो होती है 1, इसके लिए आप चिंता मत करो, मैं एक तरीका सिखाऊंगा अभी। कॉस थीटा की जो वैल्यू होती है बच्चा कॉस 0 की वो 1 होती है, कॉस 30 डिग्री की जो इसका 60 है वही √3/2, उल्टा हो गया देखो। कॉस 45 सेम वैल्यू, कॉस 60 जो ये है वो 1/2, ठीक है। एक याद किया तो सब उल्टा। कॉस 90 की वैल्यू होती है 0, साइन 0 0, और कॉस 0 1, साइन 90 1, और कॉस 90 की वैल्यू कितनी होगी 1। बाकी के अब चिंता मत करना। टेन थीटा, टेन 0, अब जरा देखो टेन थीटा का फॉर्मूला भी आपने क्या देखा, टेन थीटा का जो आपने फॉर्मूला देखा वो है P/B, P/B यानी साइन थीटा बाई कॉसेक थीटा, कॉस थीटा।
तो अगर मैं 0/1 करूँगा तो कितना हो जाएगा, तो जब हम साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा 0/1 करेंगे तो इसका आंसर 0 होगा। जब आप इन दोनों का रेशियो लोगे तो टेन, इन दोनों का रेशियो लोगे तो कितना हो गया 1/√3, क्योंकि टेन थीटा साइन बाई कॉस है। इन दोनों का रेशियो लीजिएगा तो कितना हो जाएगा 1, इन दोनों का रेशियो लीजिएगा तो कितना हो जाएगा √3। अब इन दोनों का रेशियो लीजिएगा तो 1/0, और 1/0 क्या होता है बच्चा लोग, इनफाइनाइट, अपरिभाषित, राइट। अब अगर मुझे कॉट चाहिए, हालांकि नीट में इन सब की जरूरत नहीं पड़ती, बट जेई मेंस और एडवांस वाले बच्चों के लिए तो बहुत खास हो जाता है। कॉट थीटा इसका उल्टा, सेक थीटा इसका उल्टा, और कॉसेक थीटा इसका उल्टा। हम कह रहे थे कि बच्चा लोग इनकी वैल्यूज को याद करने का क्या तरीका है, तो जरा मैं आपको एक ट्रायंगल पर लेकर चलता हूँ, सर्कल पर लेकर चलता हूँ। इसको बोलते हैं 4 क्वाड्रेंट एंड रूल्स। तो बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छे अच्छे मैथ्स टीचर भी बताते हैं तो भी बच्चा लोग एकदम कंफ्यूज हो जाता है, और हमारा काम है कि ऐसा पढ़ाऊँ, ऐसा बताऊँ कि आपको प्यार हो जाए, ठीक है, और फिजिक्स आपको आसान लगने लगे। चलिए आइए देखिए, ये एक ज्योमेट्री की तरीके से आप इसे कंसिडर करो तो ये 0 हुआ, और यहाँ से यहाँ तक मैं इसकी वैल्यू 1 अगर कंसिडर करूँ तो ये भी 1 है, ये -1 है, और ये -1 है। ऐसा क्यों, क्योंकि ये x है, ये आपका y है, ये आपका -x है, और ये आपका क्या है, माइनस में y है। क्लियर है ये बात, ठीक है। अब क्योंकि वैल्यू अगर ये वाली बच्चा लोग 1 है, तो सोच के देखिए कि इसका कोऑर्डिनेट कितना बना, क्योंकि ये x एक्सिस है तो 1,0, क्योंकि y तो है ही नहीं है तो 1,0। अच्छा, इसका कितना बना, ये y एक्सिस है और ऊपर से ये आपका 1 है, तो ये हो जाएगा 0,1। ये x एक्सिस था तो x की वैल्यू 1 आई, ये y एक्सिस है तो मैंने बताया ना, ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, -1 और -1। बट ये y एक्सिस है तो ये x 0 हो गया, बट y कोऑर्डिनेट है, y एक्सिस पे तो y कोऑर्डिनेट ही मिलेगा। ऐसे इसका वैल्यू ठीक इसका उल्टा, क्योंकि ये x एक्सिस है बट ये माइनस है, तो ये आपका हुआ -1,0, और ये क्या हो जाएगा 0,-1। अब जरा ध्यान से समझो, ई वाली जो लाइन है यहीं से एंगल स्टार्ट हो रहा है ना, यहां से एंगल स्टार्ट हो रहा है 0, 90, 180, 270, 360। तो ये वाला जो वैल्यू है वो 0 डिग्री है, ये एक्सिस, यहां पर 90 डिग्री है, ये आपका 180 डिग्री है, ये आपका 270 डिग्री है, और पूरा एक चक्कर मारा तो जो 0 है वही आपका 360 डिग्री भी है। करेक्ट बात, एकदम अच्छे से समझ में आ गई सर। नाउ अब यहां से बहुत सारी वैल्यू निकल करके आ गई। कोई भी कोऑर्डिनेट में जो पहली वाली वैल्यू होती है वो x होती है, दूसरी वाली होती है y होती है, एंड एट द सेम टाइम आपको ये भी याद रखना है कि जो x होता है वो cos होता है, और जो y होता है वो sin होता है। धीरे धीरे समझ में आएगा आपको, जैसे जैसे और डेप्थ में चले जाओगे तब, आगे फिजिक्स पढ़ोगे तब, मैथ्स और ज़्यादा डेप्थ में जाओगे तब। लेकिन अभी याद करने के लिए सिंपल है, x पे cos लेना है और y कोऑर्डिनेट पे आपको sin लेना है। अगर भूल जाओ तो जैसे मैंने याद किया था, y आई आ रहा है, आई, तो y कोऑर्डिनेट पे साइन, क्योंकि y में आई आ रहा है, आई मतलब मराठी में आई मतलब माता होती है, तो y आई साइन, तो y पे साइन, और cos पे जो है आपका x एक्सिस। ठीक है, कितना सिंपल तरीका बता रहा हूँ। अब जरा सोचिए, कोई आपसे पूछ ले कि भैया cos 0 की वैल्यू बताओ, तो cos थीटा कितना है 0, cos 0 की वैल्यू कितनी है 1। कोई आपसे बोले भैया sin 0 की वैल्यू बताओ, तो sin 0 की वैल्यू कितनी है 0। कोई आपसे बोले cos 360, cos 360 कितना 1, क्योंकि cos थीटा है। कोई आपसे बोले sin 360 तो 0, खेला खत्म, पैसा हजम, भौजी नाचे छमाछम। इसी तरीके से अगर कोई आपसे पूछे कि भैया बताइए cos 90, तो ये cos है, cos 90 0। कोई आपसे बोले sin 90, तो ये रहा 90, sin 90 की वैल्यू 1 है। कोई आपसे बोले cos 180, तो ये cos है, 180 की वैल्यू -1। कोई आपसे बोले sin 180, तो ये 0 है। ये है आपका 270, यानी cos 270, sin 270, और यही आपका cos 360 और sin 360। सो इट्स ऑल अबाउट गेम। अपने दिमाग के अंदर फिट करो सर्कल, x - x, y एंड देन -y, फटाफट आप आंसर कर सकते हो। ठीक है, तो इसीलिए मैंने आपको बताया कि मैं यहाँ पर एक आपको ट्रिक बताऊंगा जिससे आप ये आसान कर लोगे, और फिजिक्स में बिल्कुल इसकी जरूरत पड़ती है। अब जैसे मैंने सोचा कि भैया cos sin 180, साइन मतलब y कोऑर्डिनेट, 180 मतलब किधर है, इस तरफ है, और इस तरफ x आपका होता है -1, y 0 होता है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई 0। cos 180 कितना हो जाएगा -1। फिर tan, अब tan इन दोनों का रेशियो ले लो, 0/-1 तो ये आपका 0 ही होने वाला है। 270, सोचते हैं 270 कहाँ आता है, नीचे, नीचे कौन होता है x कि y होता है, और साइन 270 तो -1। अच्छा, cos तो ये 0 हो गया, -1/0 ये आपका इन्फिनिटी हो गया। 360 वही जो कि 0 की वैल्यू है,
तो ये तो 0, ये आपका 1 और 0/1 कितना हुआ 0। दैट्स ऑल बच्चा लोग। अब इसी सर्कल के अंदर एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज, जरा ध्यान से देखिएगा। तो ये 90 डिग्री है, यानी ये 0 से 90 वाला इलाका है। यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पहुंचे तो 90, लेकिन इससे पहले 90 से कम, 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 और यहाँ कितना 0। यानी मैं इस डिपार्टमेंट को 90 माइनस थीटा कह सकता हूं। 90 में से कम ही आएगा, थीटा चाहे जो भी हो सकता है। और ये 90 से ज्यादा है, ज्यादा 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 कितना 180 तक, यानी इस डिपार्टमेंट को मैं 90 प्लस थीटा कह सकता हूं। लेकिन यहीं पर एक और इंटरेस्टिंग बात है, क्या इसी डिपार्टमेंट को मैं 180 से कम भी कह सकता हूं? यस, क्यों? क्योंकि 180 से कम 150 होगा, 120 होगा, 120 के बाद में 90 आ गया। यानी ये जो डिपार्टमेंट है, ये जो क्वाड्रेंट है, चरण बोलते हैं हिंदी में, क्वाड्रेंट इंग्लिश में, वो या तो 90 से ज्यादा है या 180 से कम है, मतलब 90 और 180 के बीच में, इन शॉर्ट। तो हम इसे कहेंगे 180 माइनस में थीटा। बहुत जरूरी है बच्चा लोग, आगे फिजिक्स में आप ओपन पाइप, क्लोज पाइप, फिर जब आप वेव ऑप्टिक्स पढ़ते हो तो वहां पर आता है मैक्सिमास, मिनिमास, थीटा निकालने के लिए बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। नीट वाले बच्चा लोग खास करके, डॉक्टर वाले जो मेरे लाल बाल गोपाल हो, तो ये बड़ा भाई चीकू भैया, आपका बाबा एसएसपी हमेशा आपके साथ रहेगा और हमेशा आपको ऐसी चीजें बताएगा कि जिससे आपके लिए फिजिक्स बहुत आसान हो जाए। ठीक है, चलो तो अब देख लेते हैं। अच्छा, ये डिपार्टमेंट अब खुद ही सोच के देखो क्या हुआ। ये 180 से ज़्यादा है, 180 से ज़्यादा होगा तो कितना हो सकता है? 210 हो सकता है, फिर 250 हो सकता है, फिर 270 हो सकता है, मतलब 180 से तो ज़्यादा, यानी कि ज़्यादा मतलब कितना? 180 प्लस थीटा, लेकिन 270 से कम, तो 270 माइनस में थीटा। ये 270 से ज़्यादा लेकिन 360 से कम, क्योंकि 360 यहाँ पर पूरा घूम करके पहुंच जाइएगा तब ना 360 होगा, लेकिन अगर आप घूमे ही नहीं है तो 360 से कम है। अच्छा, ये वाला बच्चा लोग एक चक्कर पूरा मार लिए 360, फिर 360 से ज्यादा। यस। अब एक बात बताइए, आप जो है स्कूल के बाद कॉलेज ही ना जाते हैं? सर ये क्या है? तो अगर आप स्कूल से कॉलेज जाते हैं बच्चा लोग, तो मैं इतने दिन से कुछ और तरीके से कर रहा था, लेकिन अभी जो मैंने आपको बोला कि मैं कोटा के सारे नोट्स आपको मैं प्रोवाइड करूंगा और वही सारी चीज़ आपको पढ़ाई जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट इसी चैनल पर। ठीक है, फिर आपको अपने डाउट्स और भी कुछ चीज़ें आती हैं तो उसके लिए आपके बाबा एसएसपी बड़े भाई बहुत सारी प्लानिंग कर रहे हैं, इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, बी ए पार्ट ऑफ दिस फैमिली। बहुत अमेजिंग तरीके से आपको बहुत औसम टीचर्स मिलेंगे कुछ समय के बाद। यस, तो आफ्टर स्कूल टू कॉलेज ऐसे याद रखो, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। अभी क्या है सर? तो यहां इसका मतलब है ऑल प्लस, इसका मतलब है साइन ओनली प्लस, टेन प्लस, कॉस प्लस, ASTC, आफ्टर शुगर टू कॉफी या आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ऐसे याद रखो आप। तरीका पता चल गया। अब आप बोलेंगे सर ये इतनी सारी चीजें हो गई, बट याद करने का तरीका तो मैंने आपको सब जगह से बता ही दिया। अब इसका यूज कहाँ होता है? इसका यूज होता है जैसे आप 10th क्लास में पढ़े थे बच्चा लोग, क्या पढ़े थे मैं याद दिलाता हूँ। ये पढ़े थे आपके साइन 90 प्लस थीटा, कुछ याद आया? आप बोलते थे कॉस थीटा, ठीक है, फिर आप बोलते थे कॉस 90 प्लस थीटा, ये है साइन थीटा। और पढ़े थे आप पढ़े थे tan 90 प्लस थीटा, कॉट थीटा। और पढ़े थे आप, याद करो, कॉट 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉट 90 प्लस थीटा आपका हो जाएगा tan थीटा। और पढ़े थे आप, क्या पढ़े थे? सेक 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा। और पढ़े थे, क्या पढ़े थे जरा देखना तो, कॉसेक 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। ये सबको याद हो चुका होगा, साइन का कॉस होता है, टेन का कॉट होता है और कॉट का ये हो जाता है 90 प्लस वाला। यानी हमने सिर्फ इसी क्वाड्रेंट की बात की थी। एक गलती मैंने कर दी, जहां जहां पर प्लस है सब जगह प्लस नहीं है, माइनस है, क्योंकि हमने 10th क्लास तक ये क्वाड्रेंट पढ़ा है। तो साइन 90 माइनस थीटा दैट इज कॉस थीटा एंड कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू दिस कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा इज दिस। तो मैं इसको रफ करने जाऊंगा, टाइम जाएगा, इसलिए मैं करता हूँ बच्चा लोग इसको पीले कलर से, है ना, तो आप समझ जाना, ठीक है। तो नोट्स आपको जो मिलेंगी उसके अंदर भी ये चेंजेस कर देंगे। हाँ, ये देखिए, तो ये है आपका मीनस 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 मीनस,
लेकिन अब तो हम अपग्रेड हो चुके हैं, अब हम आगे पढ़ रहे हैं। तो जब अगर हम आगे बढ़ रहे हैं तो अब तो 180 270 कुछ भी आ सकता है भाई, और जब कुछ भी आ सकता है तो अपने को तैयारी भी उस हिसाब से करना पड़ेगा। तो अब एक को एक रूल बताता हूँ, उस रूल को याद रखो। क्या रूल है कि 90 और 270 जब भी दिखे, सुनना ध्यान से, 90 और 270 जब भी दिखे तो साइन का कन्वर्जन कॉस में होगा और कॉस का कन्वर्जन साइन में होगा। tan का कन्वर्जन कॉट में होगा और कॉट का कन्वर्जन tan में होगा। सेक का कन्वर्जन कॉसेक में होगा और कॉसेक का कन्वर्जन सेक में होगा। बट कब? ओनली फॉर 90 एंड 270 डिग्री। नाउ माय पॉइंट इज कि इसको थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, एक कुछ एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैं आपको बोलूं कि बच्चा बताओ tan 90 प्लस थीटा कितना, तो इसको अब इस टेबल को समझने का तरीका सिखा रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ 90 है, रूल के हिसाब से tan का कॉट हो जाना चाहिए, तो चलिए हमने यहाँ पर कॉट थीटा लिख दिया, यहाँ जो रहेगा वो आंसर आ जाएगा कॉट थीटा। अब दूसरा सवाल ये अपने आप से पूछना है क्या ये प्लस क्या ये माइनस। तो 90 प्लस थीटा कौन से पार्ट में है? इधर है, इधर है, इधर है। यहां सिर्फ साइन प्लस होगा, ये तो सवाल में tan आ गया, इसीलिए ये आ जाएगा माइनस। दैट्स ऑल। दुनिया के बड़े बड़े विद्वान कोई भी हो इसी तरीके से आंसर करेगा, ठीक है। अब जरा प्रैक्टिस के लिए मैं एक सवाल देता हूं, मैं आंसर तो दूंगा ही, लेकिन वीडियो को रोक करके कमेंट कर देना कि सर इसका ये आंसर है। आगे तो मैं बताऊंगा ही, बट आप कमेंट करना, बिकॉज आपके कमेंट से आपकी पॉजिटिविटी बढ़ जाएगी, आपको मजा आएगा। एक एग्जांपल लेते हैं हम, cos 180 प्लस थीटा। चलिए इसका आंसर करिए, वीडियो रोका, आंसर करो। डन। क्या आंसर आया? पहली बात ये 180 है, क्या ये 90 270 है क्या? नहीं, तो इसका मतलब कन्वर्जन नहीं होगा। इसका मतलब है कि cos थीटा एज इट इज हो जाएगा, कन्वर्जन सिर्फ 90 और 270 में होगा। नाउ द क्वेश्चन इज क्या ये प्लस होगा कि क्या ये माइनस होगा, वो डिपेंड करता है कौन से पार्ट में है। अब 180 प्लस थीटा कहाँ है? यहाँ है, यहाँ सिर्फ tan प्लस होता है, सवाल में कौन है? cos, इसीलिए ये भी क्या हो जाएगा? माइनस। दैट्स ऑल। चलिए कि एक और एग्जांपल ले लेते हैं। हमने दिया आपको cosec 270 माइनस में थीटा। वीडियो को रोकिए, आंसर करिए। क्या आंसर आया? क्या ये 270 है? हाँ। कन्वर्जन होगा? यस। cosec का किस में हो जाएगा? sec में, तो हमने sec थीटा लिख दिया। यहां जो रहेगा बच्चा वो आ जाएगा। अब ये सवाल पूछो क्या ये प्लस क्या ये माइनस, तो cosec 270 माइनस थीटा किस में है? थर्ड में। कौन प्लस होता है? tan। यहां पर कौन है? cosec, इसीलिए यहां क्या होगा? माइनस। अच्छा, यही अगर मैं आपको ऐसे बोल दूं कि tan 270 प्लस में थीटा, आंसर करो, तो 270 प्लस थीटा इधर आ गया। tan 270 है तो tan का क्या हो जाएगा? cot थीटा प्लस 270 प्लस थीटा, यहाँ सिर्फ cos प्लस होता है, ये tan है, इसलिए फिर माइनस। सर सब माइनस वाला बता रहे, प्लस वाला बता दो, खुश हो जाओ। लो प्लस वाला भी आपको बता देते हैं। तो चलिए tan 180 प्लस में थीटा, कन्वर्जन होगा? नहीं, क्यों? 180 है, 90 270 में बदलता है, तो tan थीटा का tan थीटा ही रहेगा। क्या ये प्लस होगा क्या ये माइनस होगा? कौन बताएगा? क्वाड्रेंट बताएगा। कहाँ 180 प्लस? इधर है। क्या यहाँ पे tan प्लस है? यस, tan ही तो है, इसलिए आंसर प्लस होगा। दैट्स ऑल। अब आप इसकी जितनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, अपने आप से जितने ज़्यादा बार सवाल पूछोगे, उतना आपके लिए बेहतर होगा बच्चा लोग, राइट। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे कभी भी नहीं फंसेंगे। एकदम बेहतरीन तरीके से आपके सामने ये प्रेजेंट कर दिया मैंने। आइए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। बड़ा सिंपल, 10th क्लास में एक फॉर्मूला था। जैसे ये y एक्सिस है और ये आपका x एक्सिस है बच्चा लोग, तो y एक्सिस और x एक्सिस में कोई भी पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होता है वो x, y होता है। ये बेसिकली x है, ये आपका y है। अगर मान लीजिए आपके पास में दो पॉइंट है a और b, a का कोऑर्डिनेट x1 y1, b का कोऑर्डिनेट x2 y2, जो उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो इस तरीके से निकलता है। दोनों कोऑर्डिनेट के x का डिफरेंस लेके स्क्वायर मारिए, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। एंड स्लोप ऑफ द लाइन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे मान लीजिए कि यहां पर हमने ना एक ऐसे लाइन खींचा, ठीक है, तो ये वाला जो पॉइंट है वो है x1 y1, ये हमने मान लिया x2 y2। तो बेसिकली इसने जितना यहां पर एंगल बनाया वही स्लोप है।
तो उसको tan थीटा भी आप कह सकते हैं, क्योंकि ध्यान से देखो तो ये ट्रायंगल ही तो बना, तो ये परपेंडिकुलर और बेस, इसको आप क्या बोलोगे, डेल्टा वाई, कुछ भी बोल सकते हो, आपके ऊपर है। तो डेल्टा वाई मतलब कि y2 माइनस y1, और इसको आप क्या बोल दोगे, ये आपका क्या हो जाएगा, x2 माइनस में x1, यहाँ पे से यहाँ पे x2 माइनस में x1 यानी कि डेल्टा x। तो y2 माइनस में y1 अपॉन में x2 माइनस में x1। अब आप अपने माइंड में, मन मंदिर में लाइफ टाइम तक ये चीज बिठा करके रखो कि जब भी स्लोप की चर्चा होती है, जब भी हमें ढाल निकालना होता है, तो या तो अगर मुझे थीटा डायरेक्ट पता होता तो मैं tan 60 कर देता, थीटा 60 है तो tan 60 इज योर स्लोप, थीटा 30 है तो tan 30 इज योर स्लोप। बट अगर ये ना दिया हो तो हमें ये ध्यान रखना है कि क्या उसके कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, और अगर कोऑर्डिनेट्स दिए हो तो हम आसानी से भी स्लोप निकाल सकते हैं। तो स्लोप tan थीटा या तो x2 माइनस x1 रेशियो में, या तो y2 माइनस y1 आपका इधर न्यूमरेटर में। डन, ठीक है। चलो, तो ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड फिजिक्स में जितने क्वेश्चन आते हैं, जैसा जैसा आता है वो हो गया। अब सबसे ज्यादा मोस्ट वांटेड चर्चा में रहता है डिफरेंशिएशन, और इसके साथ साथ बच्चे पगलाते हैं इंटीग्रेशन में। आइए तो अब मैं आपको बताता हूं डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के खास फॉर्मूले, और कुछ एग्जांपल्स भी मैं आपको दूंगा बेहतरीन बेहतरीन। जैसे कि हम लिखते हैं डिफरेंशिएशन में कुछ इस तरीके से, क्या मतलब होता है डिफरेंशिएशन का बेसिक मतलब भी समझाता हूं। जैसे आप लिखते हो dy बाई डी एक्स, और आप लिखते हो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, तो यहां से यहां पर ना जमीन आसमान का डिफरेंस है। सिंपल भाषा में समझो कि अगर मुझे एक जगह से दूसरे जगह पर जाना है और गैप बहुत बड़ा है, तो उस गैप को मैं जितना हो सके उतना तोड़ दूं, जितना हो सके उतना छोटा कर दूं, सिंपल भाषा में। तो ये जो सबसे छोटा से छोटा हिस्से के ऊपर चर्चा करना ही डिफरेंशिएशन बोला जाता है। यहां डेल्टा एक्स का मतलब हुआ कि 1 सेकेंड से 10 सेकेंड, और इसी का मतलब यहां पर हो जाता है 1 सेकेंड से 10 सेकेंड नहीं, 1 सेकेंड से लेकर के 1.00000000001 सेकेंड। आप जरा इसको फील करो, यहां डेल्टा एक्स अच्छा खासा है जब मैं कहता हूं 1 सेकेंड से 10 सेकेंड, हालांकि मुझे टाइम लेना चाहिए, dt लिखना चाहिए, बट अगर डेल्टा एक्स बोल रहा हूं तो यहां पर मीटर समझ लो, गैप। जब हम कह रहे हैं 1 मीटर से 10 मीटर, डेल्टा एक्स एक्स मतलब मीटर होगा, और जब आप कहते हो कि 1 मीटर से लेकर के इतना 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 1.0001, यानी आप समझिए dx में हमने कितना कम गैप ले लिया, तो गैप कितना हुआ 0.00000001, विच इज एग्जैक्टली टेंस टू 0। अब थोड़ी मैथ्स घुस गए इसके अंदर, पहले फिजिक्स की भाषा में समझिए, आसान भाषा में, कि डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है। डिफरेंशिएशन का मतलब है आप किसी अंतराल को, किसी इंटरवल को जितना हो सके उतना तोड़ दो। ये तो यार इन्फिनिटी तक आप तोड़ सकते हो, तो उसी इन्फिनिटी को तोड़ने का मतलब होता है डिफरेंशिएशन, कि जितना आप सोच भी नहीं सकते उतने हिस्सों में इसको तोड़ दिया। 1 से लेके 10 मीटर था, जब 1 से 10 मीटर था तो मेरे लिए डेल्टा एक्स है 10 माइनस 1, बट मैं कहता हूं डी एक्स निकालो, तो इसका मतलब हुआ मैंने 1 से 10 मीटर को जितना हो सके उतने छोटे छोटे भागों में तोड़ दिए। समझने की कोशिश करिए, तो 1 मीटर से लेकर के 1.000000001, यानी कि मेरा डी एक्स कितना आया, डेल्टा एक्स कितना आया 0.0001, विच इज एक्जैक्टली इक्वल्स टू 0, अप्रॉक्स इक्वल्स टू 0। इसको फिजिक्स की, मैथ्स की भाषा में कहते हैं टेंस टू 0। यानी जैसे अगर आप लिखते हैं एवरेज वेलोसिटी के फॉर्मूले के हिसाब से समझिए, एवरेज वेलोसिटी तो डेल्टा एक्स अपॉन में डेल्टा टी। आप कहते हो कि 5 सेकेंड से 10 सेकेंड में बताओ एवरेज वेलोसिटी कितना है, लेकिन जब आपसे कोई बोलेगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो ये बोलेगा कि भैया 10 सेकेंड में उसकी वेलोसिटी क्या थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि 10 सेकेंड से लेकर के 10.00001 सेकेंड वाला कुछ सीन। तो इसी को जब आप लिखते हो कि लिमिट भैया ऐसा लेना है डेल्टा टी टेंस टू 0, तो यही कन्वर्ट हो जाता है dx अपॉन में dt में, और इसी को हम डिफरेंशिएशन कहते हैं। आगे आप फिजिक्स में पढ़िएगा कि जब इंस्टेंट की बात आती है, इंस्टेंट मतलब टेंस टू 0 हो गया, मतलब गैप बिल्कुल भी नहीं है, तो उसी को हम डिफरेंशिएशन कहते हैं। dy बाई डी एक्स मतलब कि y में वेरिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। अब इसका क्या मतलब है, x में वेरिएशन, पोजीशन में वेरिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अरे वेलोसिटी और स्पीड क्या हुआ, डिस्टेंस बाई टाइम ना, तो डिस्टेंस में कितना चेंजेस आ रहा है समय के साथ, वो एवरेज है। और अगर मैं अंतराल को ही छोटा कर दूं, टाइम को ही बहुत स्मॉल कर दूं, तो वो मेरे लिए डिफरेंशिएशन है। बहुत ज़्यादा डेप्थ में हम चले गए, वापस फॉर्मूले पर आते हैं, बेसिक मैथमेटिक्स की क्लास है तो फॉर्मूले को समझाता हूँ।
तो जब भी आप कोई कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, यानी एक ऐसा फंक्शन ले रहे हैं y जो कि कांस्टेंट है, जिसका x से कोई लेना देना नहीं है, तो उसका डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होता है। सर समझाइए जरा। जैसे मैं बोलूँ y इज इक्वल टू 10, तो 10x थोड़ी है। अगर मैं बोलूँगा y इज इक्वल टू 10x, तो उसमें x आ गया ना। तो जब आप y का एक ऐसा फंक्शन सोच रहे हैं जो कि कांस्टेंट है, तो उसका डिफरेंशिएशन 0 होगा। y का एक ऐसा फंक्शन लिया जो कि यहाँ पर c और साथ में u भी है, c u हो, और वहाँ पर मैं कह रहा हूँ c कांस्टेंट है लेकिन u x के फॉर्मेट में है। u कुछ भी हो सकता है, u वेरिएबल है इन फॉर्म ऑफ x। या आप इसको ऐसा समझिए y इज इक्वल टू सी टी, तो c तो कांस्टेंट है, सिर्फ c होता तो 0 हो जाता, बट c के साथ एक ऐसा टर्म भी है जो कि x के रेस्पेक्ट में है। या यहाँ पर t होता, यहाँ पे dt होता, तो फिर ये c आंसर आ जाता, बिकॉज dt बाई dt कट जाता। समझे बात को। तो कांस्टेंट के साथ अगर एक वेरिएबल है तो c du बाई dx, फिर u प्लस v प्लस w, ये सब कांस्टेंट नहीं है, ऐसा लिख देगा कि u v एंड w आर द फंक्शन ऑफ x। ठीक है, तो ये du बाई dx, dv बाई dx, dw बाई dx, y इज इक्वल टू uv, यानी कि दोनों ही वेरिएबल है, दोनों का प्रोडक्ट है। तो पहले एक को कांस्टेंट रख के डिफरेंशिएट कर दो, फिर दूसरे को कांस्टेंट रख के डिफरेंशिएट कर दो और प्लस करना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं इसका एक एग्जांपल भी लूंगा, अभी पहले समझ लीजिए फॉर्मूला। 5वें नंबर पर क्या है, u बाई वी, u एंड v आर द फंक्शन ऑफ x। तो पहले डिनोमिनेटर में v का स्क्वायर, फिर v को ऊपर लेके du बाई डी एक्स माइनस u dv बाई डी एक्स। इसकी प्रैक्टिस करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ और ज़्यादा डेप्थ में आकर के। फिर एक है y इज इक्वल टू एक्स पावर n, ये सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज होता है आपके नीट में। पावर फॉरवर्ड, पावर में से एक घटा दो। एक एग्जाम्पल से चलते हैं, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाइएगा। आइए देखिए, बहुत ध्यान से देखना बच्चा लोग। तो मेरे पास यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, एंड दैट एग्जाम्पल इज y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मुझे dy बाई डी एक्स निकालना है, तो 2 तो कांस्टेंट है, x की पावर n का क्या आंसर था d बाई डी एक्स में, तो आपने देखा nx n माइनस 1। तो 2 को फॉरवर्ड करिए और 2 माइनस 1 कर दीजिए, बिल्कुल इसके साथ मैच करो। तो क्या आंसर आ गया, 2 इंटू 2 4, x की पावर 1 तो 4x, खत्म। अगर मान लीजिए कि y इज इक्वल टू ऐसा लिखा है x का स्क्वायर अपॉन में 4, ठीक है, तो अब इसका क्या आंसर होगा, 1 अपॉन 4 एंड देन x स्क्वायर, यानी कि 2x की पावर 2 माइनस में 1, तो ये आपका हो गया 1 अपॉन में 2x। खेल खत्म। तो इस तरीके के फॉर्मेट आप तभी कर पाएंगे जब आपके पास में ये फॉर्मूला होगा। u बाई वी है, इसको याद करने का तरीका देखो, एक बार इसको लिख करके पढ़ना, बिना लिखे पढ़ने की कोशिश करोगे तो भूल जाओगे। जैसे कि आपके पास में u है, आपके पास में v है। अब मैं दे दूं कि भैया u इज इक्वल टू है आपका 4x और v इज इक्वल टू है 3x। पहली बात तो x कट जाएगा, तो सब खेल खत्म हो जाएगा, बट समझाने के लिए कि u और v दोनों x के फॉर्मेट में। तो इसका जब आप dy बाई डी एक्स करना, इसका ये मानने के लिए कि अभी मान लोगे तो 4/3 सीधा सीधा आंसर है, 0 हो जाएगा। तो पहले तो देखो याद कैसे करना है। तो जब भी ऐसे रेशियो में हो, दोनों ही x के फंक्शन है, तो इसको ऐसे समझ सकते हो, x प्लस 1 का होल स्क्वायर और नीचे x का स्क्वायर। करा दो, ठीक है, आ जाओ, बट पहले इसको फॉर्मूला याद कराता हूँ। तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर करिए, फिर ये यहाँ लिख दीजिए, और फिर इसका डिफ्रेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, फिर माइनस करिए, फिर ऊपर वाला लीजिए और फिर dv अपॉन में dx। चलो मान लो कि y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर है बच्चा लोग, और नीचे है आपका x का स्क्वायर। ठीक है, इसका अपने को डिफ्रेंशिएशन निकालना है। तो क्या कहता है फॉर्मूला, डिनोमिनेटर का स्क्वायर x की पावर 4, डिनोमिनेटर को लिख दो x का स्क्वायर, लिखा। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करना है। तो देखो ये स्क्वायर है, पावर फॉरवर्ड, तो 2x प्लस 1, पावर 2 माइनस 1 लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर हमने किया माइनस। अब ये वाला लिख दो, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और नीचे वाले का डिफ्रेंशिएशन कर दो। तो नीचे वाले का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा, 2x। तो ये रहा 2, ये रहा x। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, गेम ओवर। फिर से समझो, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर वाले को ऊपर लिखा, ऊपर वाले का डिफ्रेंशिएशन, फिर माइनस, ऊपर वाले को लिखा, नीचे डिनोमिनेटर का डिफ्रेंशिएशन। प्रैक्टिस,
से आ जाएगा। डन, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आता है मोर फॉर्मूला ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन के और कुछ इक्वेशंस ट्रिगोनोमेट्री के फॉर्मेट में, इसको भी बहुत अच्छे से याद करना है आपको। बहुत आ जाते हैं, अक्सर आ जाते हैं, जब आप 12th की फिजिक्स पढ़ रहे हो या 11th की फिजिक्स पढ़ रहे हो तो अक्सर जो है इनकी ज़रूरत पड़ती है और ये आ ही जाते हैं। हम सामने कैमरा में नहीं यहाँ पर देख रहे हैं कि चैट सेक्शन चलता होता लाइव सेशन में तो ऐसे ही पढ़ाते हैं, बट रिकॉर्डिंग्स में बहुत टाइम आपका बच जाता है बच्चा लोग, और बहुत अच्छे तरीके से आप इसको कर पाएंगे। ठीक है, आइए, तो साइन का होता है कॉस एक्स, कॉस का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स, टेन का सेक स्क्वायर एक्स, लॉग एक्स का 1/x डिफ्रेंशिएशन। हाँ, फिर कॉट का माइनस कॉस स्क्वायर, सेक का सेक एक्स टेन एक्स, कॉसेक का माइनस कॉस एक्स एक्स एंड कॉट एक्स, फिर लॉग एक्स का 1/x मैंने लिख दिया, दोबारा गलती से हो गई है, एंड डी बाई डी एक्स ई की पावर एक्स का एज इट इज ई की पावर एक्स। लेकिन अगर यहाँ पर पावर में ए भी है तो वापस इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, डिफ्रेंशिएशन के बाद जो रिजल्ट आता है वो यहाँ लिखा जाएगा। इसका एक एग्जांपल ले लो, क्योंकि नीट वाले बच्चे लोग कंफ्यूज रहते हैं, जेई वाले बच्चे पकड़ लेते हैं क्योंकि उनके लिए मैथ्स आसान होती है। जैसे मान लो डी बाई डी एक्स ई की पावर एक्स बाई टू, तो इसका आंसर क्या होगा, ई की पावर जो भी है उसको लिख दीजिए अकॉर्डिंग टू दिस रूल। फिर यहाँ इस रूल के हिसाब से x के साथ जो भी है उसको डिफ्रेंशिएट करके बाहर लिखो, उसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा x बाई टू का, तो 1/2। तो ये आपका आंसर हो गया, क्योंकि यहाँ a कौन है, 1/2 है। ऑल क्लियर, डन। तो हमने डिफ्रेंशिएशन के फॉर्मूले भी देख लिए और उसको समझ भी लिया। अब चलते हैं मैक्सिमा एंड मिनिमा वैल्यू ऑफ फंक्शन की। मैं बोल रहा हूँ एक भी चीज नहीं छूटेगा जो कि आपके बेसिक मैथमेटिक्स में आता है, जो कि आपके फिजिक्स में कवर होता है। कई बार आप देखोगे फिजिक्स में मैक्सिमा और मिनिमा के ऊपर चर्चा होती है। तो क्या है मैक्सिमा एंड मिनिमा, जैसे ये ग्राफ आप देख पा रहे हो, राइट, इसमें हमने कर्व लिया है, बट इस कर्व का इस पर्टिकुलर पॉइंट इस पूरे ग्राफ में सबसे नीचे है, सबसे नीचे है, तो वो मिनिमा पॉइंट है। ये वाला पॉइंट सबसे ऊपर है तो ये मैक्सिमा पॉइंट है। अब खुद सोच के देखो, क्या इस पर्टिकुलर पॉइंट पे y चेंज हो रहा है क्या, नहीं। इसका मतलब dy बाई डी एक्स जीरो हो गया। बच्चा प्लीज इसको समझना, जब हम मैक्सिमा या मिनिमा की बात करते हैं तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे वेरिएशन होता ही नहीं है। इस जगह पर y और नीचे जा ही नहीं रहा, लेकिन यहां पर हाँ ऊपर भी है नीचे भी है, इस जगह पर हाँ ऊपर भी है नीचे भी है। तो इन तमाम जगह पर इन दोनों पॉइंट के बीच में y वेरी कर रहा है, बट यहां पर बिल्कुल वेरी नहीं कर रहा, तो इसलिए डी वाई बाई डी एक्स जीरो, स्लोप जीरो हो गया। यहां पर डी वाई बाई डी एक्स जीरो, यानी इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हम मैक्सिमा और मिनिमा लेंगे बच्चा लोग, तो मैक्सिमा और मिनिमा के लिए हमेशा हमारा डी वाई बाई डी एक्स जीरो, ये पहली कंडीशन तो फिक्स है। बट जब मिनिमा पे जाएंगे, मिनिमा पे जाएंगे तो देखो ये ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इसका जो सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन होता है, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन का मतलब होता है इसी का वापस डिफरेंशिएशन। इसको बहुत सारे किताबों में, जेई मेंस के लिए डीसी पांडे की किताब अगर आप पढ़िएगा तो उसमें लिखा रहता है वेरिएशन इन रेट ऑफ स्लोप। इसको फील कर लो थोड़ा सा, क्या है इसका मतलब। जैसे डी वाई बाई डी एक्स का क्या मतलब है, वेरिएशन इन वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, है तो ये स्लोप ना, डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स, वाई बाई एक्स स्लोप ही तो है। लेकिन स्लोप में भी समय के साथ परिवर्तन, जैसे यहां पर थीटा अलग है, यहां पर थीटा अलग है, यहां थीटा अलग है, यहां थीटा अलग है, यहां थीटा अलग है ना। तो वो होता है डी स्क्वायर बाई डी एक्स का स्क्वायर। अगर इसको थ्योरेटिकली समझना है तो व्हाट इज डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर, मैथमेटिकली तो हाँ भैया इसका दोबारा डिफरेंशिएशन, बट थ्योरेटिकली है स्लोप में वेरिएशन, स्लोप में कितना समय के साथ परिवर्तन आ रहा है। तो जरा देखिए, जब हम मिनिमा की बात करते हैं, मिनिमा तो मिनिमा यहाँ है और इसमें ये जो कर्व है ना ऊपर की तरफ जा रहा है, ये ट्रिक है बच्चा लोग, ये मैथमेटिकली प्रूफ बात है, बड़ी ट्रिक है याद करने का कि कर्व ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा है, लोटा ऊपर की तरफ बन रहा है तो ग्रेटर देन जीरो। ये मैथमेटिकली प्रूफ बात है, याद करने का तरीका बताते हैं कि दो कंडीशन है कि जब भी कहीं पर भी मिनिमा होगा तो उसका फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन तो जीरो है ही, लेकिन जब आप उसका सेकंड करिएगा इट मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो, तभी आप सही जा रहे हो, अदरवाइज आप गलत हो। चमकी बात, ठीक है। और कंडीशन फॉर मैक्सिमा, तो मैक्सिमा पॉइंट पे डी वाई बाई डी एक्स तो जीरो है ही, लेकिन ये लोटा कहाँ जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, इसीलिए ये लेस देन जीरो आएगा। यानी कि इसका जो स्लोप में वेरिएशन है वो कहाँ होगा, वो हमेशा जीरो से छोटा होगा, माइनस में आएगा। तो ये हो गया। इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आपको बढ़िया से समझे। हाँ ये देखो यहाँ लिखा भी हुआ है, तो आइए मैं इसको समझा देता हूँ कि जब ये मैंने मेहनत किया, पहले पूरा लिखा कि क्या 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 हो सकता है, उसके बाद ही वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ आप लोगों के लिए।
तो आइए देखिए y इज इक्वल टू दिस, हमें निकालना है मिनिमम वैल्यू। तो सबसे पहले तो हम इसका डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं, dy बाई डी एक्स दैट मस्ट बी 0, यानी बच्चा इसका कितना हुआ 5 दूनी 10x, अभी दिखाया था डिफ्रेंशिएशन। फिर ये कितना हो गया माइनस में 2 इज इक्वल टू 0, तो x बराबर में आ गया 1 के बटे में 5, x हमारा 1/5 आ गया। अब हम चेक करते हैं कि क्या ये इक्वेशन वाकई सत्य है, क्या ये इक्वेशन वाकई हमें मिनिमम वैल्यू दे सकता है। अगर ये हमें मिनिमम वैल्यू दे सकता है तो इसका डी स्क्वायर बाई डी एक्स का स्क्वायर पॉजिटिव होना चाहिए। तो डी वाई बाई डी एक्स आ गया 10x-2 या है 10x-2, और अगर हम डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर कर दें तो ये आपका हो जाएगा सीधा सीधा 10। अरे 2 का तो 0, 10x का कितना हो गया 10। क्या ये ग्रेटर देन 0 है? हाँ बिल्कुल। अगर ये ग्रेटर देन 0 इसका मतलब कि इक्वेशन सत्य है और x बराबर 1/5 पे आपको मिनिमम वैल्यू मिल जाएगा। तो अब लास्ट में कुछ नहीं करना है, x बराबर 1/5 उठा के यहाँ रख दो, तो 5 1/5 का स्क्वायर मतलब कि 25 माइनस 2/5 2x है ना, और फिर प्लस में 1, तो ये देखिए 5 25, तो 1 में से 2 गया तो कितना बचा लोग -1/5 प्लस में 1, तो माइनस में 1 प्लस में 5, 5 में से गया 4/5, ये आपका आंसर, ये मिनिमम वैल्यू है राइट। यानी इस इक्वेशन की मिनिमम वैल्यू क्या हो गई 4/5। चलो तो हमने ये भी देख लिया मैक्सिमा एंड मिनिमा। हमेशा याद रखो चीज़ों को कि जब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ बच्चा तो बहुत सारी चीज़ें बताऊँगा एंड फील के साथ आपको बताऊँगा, और फिजिक्स के साथ प्यार हो जाएगा, इसीलिए बी अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली 100%। फिर आप अपने वाले को भूल जाएगा तो हमारा दोस्त मत दीजिएगा, ठीक है। हाँ, कई लोगों को लगेगा मास्टर साइको है, बट मास्टर के पढ़ाने का यही अंदाज। चलिए अब इंटीग्रेशन की बात करते हैं। इंटीग्रेशन का मतलब होता है सांप। कौन सा सांप? अरे वही वाला सांप जो मुरली वाले हौसला पकड़ते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो लगता है मुझे ऐसे सांप वाला ये सब पकड़ना, अरे बड़ा मस्त डायलॉग आता है, क्या तो डायलॉग रहता है। देखिए दोस्तों, इस सरजमी को मैं प्रणाम करता हूँ, इस माटी को मैं प्रणाम करता हूँ, और आप जो है ऐसे बेजुबानों को बचाने का काम अगर आप कर रहे हैं तो आप सांपों से दूर रहिए, क्योंकि इसके काटने से ज़्यादा कुछ नहीं होगा, आपकी मौत हो जाएगी। इंटरेस्टिंग वीडियो होता है, देखने में मज़ा आता है। चलो बैक टू द पॉइंट। इंटीग्रेशन का मतलब होता है कि आपने वो जो छोटे छोटे इंटरवल्स किए, डिफ्रेंशिएशन किए, डिफ्रेंशिएशन मैंने क्या बोला, अंतराल को आपने छोटा कर दिया, अब वो छोटे छोटे अंतराल को जोड़ दीजिए तो वही इंटीग्रेशन है। इसको मैथ्स में इस तरीके के फॉर्मूले के साथ, ऐसे सिंबल के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अगर x की पावर n dx है बच्चा लोग, इसको हमको हाईलाइट करना होगा, हाँ, x की पावर n dx है तो इसका आंसर होता है x की पावर n+1 अपॉन n+1। पावर में एक जोड़िए वही नीचे, इसको आर्बिट्री कांस्टेंट बोलते हैं। बहुत सारी जगह पर फॉर्मूला लिखते टाइम इसकी बताया नहीं जाता, बट आप लिख सकते हो, यहाँ लिमिट रहता है तब इसका काम आ जाता है, बट नॉर्मल फॉर्मूले में c रहता ही रहता है। साइन का होता है माइनस कॉस एक्स। अच्छा वहाँ देखो तो डिफरेंशिएशन में साइन का कॉस था, यहाँ माइनस कॉस है। कॉस का इंटीग्रेशन होता है माइनस में साइन एक्स, उल्टा वहाँ डिफरेंशिएशन में कॉस का साइन था, यहाँ आपका माइनस में साइन हो जाएगा। सही बोला ना मैंने, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन का कॉस होता है, हाँ, और कॉस का साइन होता है, वहाँ पर करेक्ट, वहाँ माइनस नहीं था, इधर माइनस हो जाएगा। तो साइन का माइनस कॉस एक्स एंड कॉस का माइनस में साइन एक्स। तभी हम बोले कि हमको कुछ तो लग रहा है गड़बड़। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन कॉस और डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस माइनस साइन, तो इधर प्लस हो जाएगा। अरे हाँ चलो, ये प्लस कर दिया हमने, डन राइट। और 1/x dx का क्या होता है, log x बेस में e, एक्सपोनेंशियल बोलते हैं इसको, e पावर x का वही e पावर x जो डिफरेंशिएशन में, वही यहाँ पर भी। एग्जाम्पल कुछ दिए हुए, आइए इसको जान से मारते हैं। जैसे x की पावर 11/2 dx 11/2 dx है, तो पावर में जो भी उसको जोड़ दो, इसको ऐसे याद रखो, पावर में जो है इसको जोड़ दो, तो 11/2 + 1 एक जोड़ दो और वही पावर नीचे उतार दो, खेला खत्म हो गया, प्लस में c। यानी आंसर कितना हुआ, x की पावर में 11 + 2 13/2 और नीचे 13/2 प्लस में c, दैट्स ऑल। x की पावर p/q कुछ नहीं है बच्चा, x की पावर p/q + 1 अपॉन p/q + 1। आंसर क्या हुआ, p + q/q और p + q / q। डन। इसको सॉल्व करते हैं, x की पावर 3/3 माइनस कॉस का इंटीग्रेशन प्लस साइन होता है, तो ये एज इट इज होगा। अब आप बोलेंगे सर माइनस, पहले से ही माइनस है ना,
1/x का क्या होता है बच्चा लोग, log x प्लस में c। दैट्स ऑल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जब आप पढ़ेंगे ना क्या पढ़ेंगे बताता हूँ क्या पढ़ेंगे। जब आप 11 की फिजिक्स को स्टार्ट कर रहे होंगे शुरू में, तब बहुत सारे जगह पर आपको ग्राफ से वेलोसिटी निकालने को पूछेगा। ग्राफ दिया होगा x वर्सेस t का, वेलोसिटी पूछ लेगा। कई सारे जगह पर फिर ऐसे वर्क डन आएंगे। तो मतलब सबका एक बेस बताता हूँ। हमेशा एक चीज़ ध्यान रखिए, ये तो मैथ्स के हिसाब से नहीं चल रहा हूँ, थ्योरी के हिसाब से आपको बता रहा हूँ। y और x के मल्टीप्लीकेशन से अगर हमें दिया हुआ रिजल्ट निकल जाता है तो हमेशा समझ जाना वहाँ पर इंटीग्रेशन करना है, मल्टीप्लीकेशन करना है, एरिया निकालना है। कंफ्यूज हो गया सर क्या क्या बोल दिए, फिर से समझो। मुझे पता है कंफ्यूज हो जाओगे यहाँ पे, क्योंकि ऐसी चीज़ें ऑफलाइन में बोलता था, बच्चे वहाँ कंफ्यूज होते थे, फिर जानबूझ करके उनका दिमाग सेट करता था और फिर बताता था। अब जरा इसको वापस बोर्ड पर आ जाओ। ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये एक कर्व दिया है। इसका ये पर्टिकुलर पॉइंट से ये पर्टिकुलर पॉइंट, यहाँ पर एक्स की लिमिट है ए, यहाँ पर एक्स की लिमिट दिया है बी। अगर मुझे इस डिपार्टमेंट का एरिया चाहिए, शेडेड पोर्शन का एरिया चाहिए, तो हमेशा आपको इंटीग्रेशन ही करना है। बस ये जान लो, किसी भी कर्व से अगर आपको एरिया निकालना है तो उसका इंटीग्रेशन करना है भाई साहब। अब ये है आपका y फंक्शन ऑफ KCB करेंसी। अगर आपको इंटीग्रेशन कर चेक इट आउट। कहा हो गया रे सीरी तो रखे, अचानक कहा एक्टिवेट हो गई, धत पगली सोई जो। हाँ जी बच्चा पार्टी, तो क्या निकालना है हम लोगों को, इस यहाँ पे एरिया निकालना है, राइट। तो देखिए यहाँ पर fx लिखा है, fx का मतलब हुआ y इज अ फंक्शन ऑफ x, और फिर उसका इंटीग्रेशन dx। लिमिट दे रखी है a से लेकर के b तक, इसको डिफाइनाइट इंटीग्रेशन भी बोलते हैं। डिफाइनाइट इंटीग्रेशन मतलब जहाँ पे फिक्स हो कि भैया इसकी लिमिट फिक्स है कि यहाँ से यहाँ तक। तो ये देखो y dx, fx को यहाँ मैंने y बोला है। तो जैसे ये एक फंक्शन दिया हुआ है, अब यहाँ से तो थ्योरेटिकली मैंने समझा दिया कि कोई भी कर्व में अगर आपको एरिया निकालना है तो उसका इंटीग्रेशन करना होता है। बट अगर मान लो ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया, तो ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, बट इसका एक एग्जांपल दे रहा हूँ, इसको कैसे सॉल्व करते हैं। कैसे क्वेश्चन आएंगे आपको फिजिक्स में समझ आएगा धीरे धीरे। तो पावर में पहले एक जोड़ दीजिए, तो ये हो गया x3 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 2x2 डिवाइडेड बाई 2। फिर बच्चों ऐसे यहाँ पर डब्बा बनाया जाता है, ठीक है, प्लस c भी रहता है साथ में। और फिर 1 से 2, 1 से 2, ये 2 से 2 कट गया, 1/3 का कुछ नहीं हो सकता, उसको बाहर निकाल दो। फिर x की जगह पर पहले ये करते हैं अपर लिमिट, फिर ये रखते हैं लोअर लिमिट। तो 2 की पावर 3 यानी कि 8 माइनस 1 का क्यूब यानी कि 1 प्लस x का स्क्वायर। देखो x की जगह पर पहले अपर लिमिट 2 रखोगे तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1। तो 8 में से 1 गया तो 7/3 प्लस 4 में से 1 गया तो 3, 3 3 के 9 और 7 कितना हो गया 15/3, 9 और 7 16 हुआ। तो ये आपका हो गया 16 डिवाइडेड बाई 3। डन। तो ये आपका हो गया एरिया अंडर अ कर्व, डिफाइनाइट इंटीग्रेशन बोलते हैं उसको। यानी कि कोई भी कर्व आपको दिखेगा फिजिक्स में, अक्सर आपको अगर जगह पर दिखाई देगा कि हमेशा एरिया अगर निकालना है तो हमें उसका क्या निकालना पड़ेगा, इंटीग्रेशन निकालना पड़ेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। एवरेज वैल्यू ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन, ये भी बहुत आएगा, एक चैप्टर है 12th में एसी करंट। तो वहाँ पर एवरेज वैल्यू, फिर क्या कहते हैं इंस्टेंटेनियस वैल्यू, फिर आरएमएस वैल्यू, ऐसे बहुत सारी चीज़ें आती है। तो फिर जब फॉर्मूला वहाँ लिखा रहता है तो बच्चा कंफ्यूज होता है, सर ये कहाँ से है, पूरा मैथमेटिक्स का ही है। जरा देखते हैं यहाँ पर। तो एवरेज वैल्यू कंटिन्यूअस फंक्शन के लिए इसका ये फॉर्मूला होता है कि इंटीग्रेशन वाई डी एक्स, वाई शुड बी द फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है, इंटीग्रेशन वाई डी एक्स लिमिट ए से बी और फिर ए से बी डी एक्स। जैसे इसको समझाने के लिए ध्यान रखना, बहुत ध्यान से समझना। कैलकुलेट द एवरेज वेलोसिटी ऑफ अ केस फॉर फर्स्ट 25 सेकेंड ऑफ अ कांस्टेंट होना चाहिए था। यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, अच्छा ये एक ग्राफ भी दे रखा है वेलोसिटी वर्सेस टाइम का, हाँ 0 10 25 20। ओके नो प्रॉब्लम बच्चा लोग, दिस इज द ग्राफ ऑफ वी वर्सेस टी। एंड हमें निकालना है कि पहले 0 से लेकर के 25 सेकेंड तक की एवरेज वैल्यू निकालो, ठीक है। तो आइए, तो एवरेज वैल्यू का क्या फॉर्मूला है, इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, 0 से लेकर के 25 सेकेंड तक, ठीक है, 0 से लेकर के 25 सेकेंड तक। फिर वी डी टी, अब मैंने वी डी टी क्यों किया, वेलोसिटी और टाइम, जैसे ये वाई डी एक्स है वैसे। फिर डिवाइडेड बाई बच्चा इंटीग्रेशन 0 से 25 एंड देन डी टी। थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ पर एक बहुत अच्छा प्रॉब्लम आ गया।
फिजिक्स का प्रॉब्लम यानी कि न्यूमेरिकल। क्या मैं इसे एरिया अंडर द कर्व कह सकता हूं? हाँ सर। क्यों? क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि जब डिफाइनाइट इंटीग्रेशन होता है तो वास्तव में वो एरिया ही होता है। यानी बच्चा लोग यहां पर मुझे एरिया निकालना है। किसका निकालना है? 0 से 25 सेकेंड तक के इंटरवल का। तो चलिए इसकी एरिया निकालते हैं। तो यहां पर मुझे ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, तो 1/2 बेस एल्टीट्यूड 20। यहां पर मुझे कुछ ये रेक्टेंगल दिखाई दे रहा है, तो ये कितना है 10 इंटू ये कितना है 20, प्लस बच्चों यहां पर मुझे वापस ट्रायंगल दिख रहा है, वही फॉर्मूला 1/2। हाँ, अब ध्यान देने वाली बात है, यहाँ 0 से 10 था, यहाँ पर 25 और 20 है, तो ये आपका हो जाएगा 5 इंटू एल्टीट्यूड कितना है 20। इसको कैलकुलेट कर लीजिए। तो 20 पंजे कितना 100, प्लस ये कितना 200, प्लस ये 50 हो गया। ठीक है, तो 250 प्लस 100 यानी कि 350। कैलकुलेशन कहीं भी गलती हो तो कमेंट करना, माफ़ी चाहूँगा मैं उसके लिए, बट मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। ठीक है, हो जाता है। तो 350 यहाँ रख दिया हमने, बटे में dt। dt का आंसर t, अपर लिमिट 25 माइनस 0, तो 25 माइनस 0, तो इसका आंसर आ गया 25। इसको सॉल्व कर लीजिए, दैट इज योर फाइनल आंसर। क्लियर? तो किसी भी फंक्शन का एवरेज वैल्यू मतलब वो फंक्शन dt या dx डिवाइडेड बाई यहाँ जो है उसका ही डिफाइनाइट इंटीग्रेशन वाला फॉर्मेट है। तो इस तरीके से बच्चा लोग हमें एवरेज वैल्यू मिलता है किसी भी फंक्शन का। अब आइए, अब है यस द वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस क्लास, ग्राफ। 90% स्टूडेंट जब शुरू शुरू में फिजिक्स पढ़ते हैं और साइंस खुशी खुशी में ले लेते हैं, और जब फिजिक्स की क्लासेस लगती है बेसिक मैथमेटिक्स के अंदर, जब ये ग्राफ आता है तो बच्चा हो जाता है कंफ्यूज। बट कंफ्यूज नहीं होना, समझना होता है। तरीका समझाता हूँ आपको, देखिए कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं जो आपको मिलेंगे मिलेंगे नीट में, जेई मेंस में, आपके कंपटीशन एग्जाम के अंदर मिलेंगे, तो उसको याद करना और कुछ नहीं करना है। जैसे ये ग्राफ y वर्सेस x का, यहाँ पर इस तरीके से लाइन जाती है, थीटा जितना एंगल ऐसा एंटी क्लॉकवाइज में दिख रहा है, तो ये स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन ही है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। सी का मतलब होता है इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट का मतलब होता है कि ये वाली जो लाइन है वो कितना y एक्सिस पे कट रही है। तो ये तो y एक्सिस पे कट ही नहीं रही है, ये तो ओरिजिन से जा रही है, तो c इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। रियल फॉर्मूला ऑफ स्ट्रेट लाइन इज y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, और c क्या है? इंटरसेक्ट है, कितना y को काट रहा है, यहाँ y को काट ही नहीं रहा है, तो इसलिए 0 हो गया, इसलिए y बराबर एम एक्स हुआ। नाउ m जो है वो स्लोप है, याद रखना, और स्लोप पॉजिटिव है। ये लाइन कभी भी ऐसे ऊपर की तरफ जाए बच्चा लोग, देखो लाइन अगर ऐसी रहे, प्लीज समझना इस बात को, मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ। अगर कोई भी इस तरीके का है, लाइन ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा है अप, तो उसका m हमेशा पॉजिटिव होगा, और अगर ऐसे जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, तो उसका m हमेशा नेगेटिव होगा। चमका? तो यहाँ पर y इक्वल टू एम एक्स है, अगर ऐसे नीचे आता तो y बराबर मैं माइनस एम एक्स लिखता। सेकेंड नंबर की ग्राफ देखिए, अब आपको चमकेगा। ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है, m शुड बी पॉजिटिव, पॉजिटिव। क्या y को काटा है? यस। कहां काटा है? नीचे काटा है, तो प्लस सी की माइनस सी, माइनस सी। नंबर 3, क्या ग्राफ ऊपर जा रहा है? यस, एम एक्स प्लस होगा m। काटा है ग्राफ को? हाँ, ऊपर की तरफ काटा है, तो प्लस सी, तो प्लस सी। तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, y इज इक्वल टू एम एक्स, एंड y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस सी। फिर से देखिए, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ओरिजिन से पास हो तो एम एक्स, और अगर नीचे चला जाए तो y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस सी। इसी का उल्टा कर दीजिए ऐसे, इस तरीके से। इसका क्या इक्वेशन होगा खुद सोचो। क्या ये ग्राफ नीचे की तरफ जा रहा है? हाँ सर, यानी कि माइनस में एम एक्स। क्या काट रहा है y एक्सिस को? हाँ सर, कहाँ? नीचे काट रहा है, तो माइनस में सी। इस पर आ जाओ। क्या ये ग्राफ नीचे की तरफ जा रहा है? हाँ सर, माइनस में एम एक्स। क्या y को काट रहा है? हाँ सर, c जितना, प्लस की माइनस, ऊपर की तरफ है ना, तो प्लस सी। क्या ये हर बच्चे को चमका? ये बहुत काम की चीज मैंने आपको बताई है। बच्चा पहला ही चैप्टर के बाद दूसरा चैप्टर जब आएगा, मोशन अंडर द ग्रेविटी, वहां पर आपको बहुत सारे ग्राफ मिलेंगे, और तब वो ग्राफ को आप समझ पाइएगा जब आपके पास में ये कॉन्सेप्ट हो कि प्लस कब लेना है और माइनस कब लेना है। तो सिंपल, ऐसे है तो m 0, ऐसे है तो m पॉजिटिव, नीचे है तो m नेगेटिव। सी का मतलब हुआ कि देखो ओरिजिन से पास हो रहा है तो 0,
अगर ओरिजिन से नीचे जा रहा है तो फिर माइनस, ओरिजिन से ऊपर जा रहा है तो प्लस। खेला खत्म, पैसा चम भोजी नाचे छमा छम। और देखिए ग्राफ में क्या आता है, यस इस तरीके का जो होता है वो पैराबोला होता है, राइट। अच्छा देखिए ये जो सिंबल है वो किस तरफ घिरा हुआ है, याद करने का तरीका देखो, वो एक्स की तरफ है, तो एक्स इज इक्वल टू पॉजिटिव, ये पॉजिटिव साइड है इसलिए के वाई का स्क्वायर, के कांस्टेंट है। इसका सोचो किसकी तरफ घिरा हुआ है, वाई, पॉजिटिव है, यस, तो के एक्स का स्क्वायर। इसका आंसर करो वीडियो को रोक करके। ये कौन सा है, नीचे की तरफ है, क्या ये वाई है, हाँ, बट नीचे की तरफ है तो माइनस के एक्स का स्क्वायर। इसका सोचो किस तरफ गिरा हुआ है, एक्स की तरफ, नेगेटिव एक्स की तरफ, तो माइनस के वाई का स्क्वायर। दैट्स ऑल। क्या है ये जो सिंबल आपको दिखाई दे रहा है 10वें नंबर का, सॉरी ये जो ग्राफ दिख रहा है, इसको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते हैं। याद रखिए इसे टच मत कर देना, इसे भी टच मत करना वरना दूसरा चीज हो जाएगा। एक्स प्रोपोर्शनल टू वाई और एक्स वाई इज कॉन्स्टेंट, तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते हैं इसको, ठीक है। इसके अलावा और कौन सा स्टैंडर्ड ग्राफ होता है फिजिक्स में, सर्कल। तो सर्कल के लिए ये रेडियस है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, इसका फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर, वेर ए इज द रेडियस। ये इलिप्स बोलते हैं इसको। इसको बोलते हैं बच्चा सेमी मेजर एक्सिस, और ये है सेमी माइनर एक्सिस, ये माइनर एक्सिस है और ये मेजर एक्सिस है, तो ये सेमी मेजर, ये सेमी माइनर। इसका फॉर्मूला एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, कंठस्थ कर लो। और बचा हुआ है आपका ये, इसको एक्सपोनेंशियल डिके बोलते हैं। एक और याद कर लीजिए, ये बहुत आएगा आपके आरसी सर्किट में, ये इस तरीके से, इसको बोलते हैं y इज इक्वल टू ई पावर में ए एक्स या फिर के एक्स, जो भी आपको कहना है। ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है, कैपेसिटर के अंदर भी आएगा, और ये आपका एक्सपोनेंशियल डिके है। इसका मतलब है कमी, ग्राफ नीचे की तरफ जा रहा है, और इसका मतलब है वृद्धि, ग्राफ कहाँ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। वाह क्या बात है। चलिए तो हमने ग्राफ भी अच्छे से देख लिया। अब आइए कुछ और इक्वेशंस जो कि फिजिक्स में बहुत बार आ जाते हैं, थोड़ा 10th वाला है, उसको रिकॉल कर लेते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो इसका बच्चा सबसे पहले निकालते हैं, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, डेल्टा भी बोलते हैं, बी का स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये जो फंक्शन है एक्स के, उसकी दो वैल्यू आती, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डेल्टा बाई 2a, ठीक है। इसमें जो हमारे दो वैल्यू आती हैं, अगर उसका हम सम निकाल देंगे तो हमको माइनस बी बाई ए से पता चल जाएगा सम, और अगर उसका प्रोडक्ट निकालना है तो सी बाई ए से। खैर ये मैथ्स हो गया, ये आपके नीट से रिलेटेड, जेई से रिलेटेड नहीं है, बट जेई मेंस और एडवांस वाले बच्चों के लिए तो हर चीज़ के लिए प्रिपेयर होना होगा, बट नीट के लिए ये इतना खास नहीं है, लेकिन ये तरीका खास है, ये तो कुछ नहीं है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे दिया मैंने कि द स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज दिस, वी इज इक्वल टू इतना, सो फाइंड द टाइम व्हेन इट कम्स इन रेस्ट। आपको बताना है वो समय निकालो कि जब पार्टिकल रेस्ट में आ गया। जरा सोच के देखते हैं कि हमको यहाँ पर इक्वेशन दे रखा है कि टी का स्क्वायर प्लस 3t माइनस 4, ये आपका वेलोसिटी के बराबर है, राइट बच्चा लोग। तो अगर पार्टिकल रेस्ट में आ गया तो उसकी वेलोसिटी 0 है, यानी कि टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अभी नॉर्मल क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो नॉर्मल तो प्रोडक्ट से, फैक्टर से आप नहीं कर सकते इसको, क्योंकि यहाँ 4 है और यहाँ 3 है, तो ऑफकोर्स डेल्टा निकालना पड़ेगा। तो डेल्टा इज इक्वल टू बी का स्क्वायर माइनस में 4ac, बी कितना है 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4, ए कितना है 1, सी कितना है 4, तो 9 माइनस में 4 चौके 16, 9 माइनस में 16, कितना हो गया, कितना हो गया बताइए। यस बच्चा, यहाँ पर करेक्शन था, मैं बोलूँ ये माइनस नहीं आएगा तो और मैथ्स हो गए, तो आई स्क्वायर वाला हो जाता है, इमेजनरी वाली वैल्यू। यहाँ प्लस है ना, टी स्क्वायर प्लस 3t माइनस 4, यस यहाँ पर माइनस है, तो 4ac करिएगा माइनस 4, तो ये आपका प्लस हो जाएगा, प्लस यानी कि 25 हो गया। अब निकल जाएगा आपका आसानी से वैल्यू, तो टाइम के दो वैल्यू हो जाएंगे, माइनस बी कितना है आपका 3, प्लस माइनस अंडर रूट डेल्टा, यानी 25 का कितना हो गया 5 अपॉन में 2 इंटू ए कितना है, टी स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है तो 1 है, तो आपका हो गया 2, यानी 5 में से 3 गया 2/2 यानी कि 1, और -3 -5 -8/2 यानी कि -4। अब आप खुद सोचिएगा समय माइनस हो सकता है क्या, नहीं ना, तो आंसर आ गया टाइम t इक्वल टू 1 सेकेंड, यानी t बराबर 1 सेकेंड पे आपका पार्टिकल मोमेंट्री टाइम के लिए रुका होगा, क्षण भर के लिए रुका होगा। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक जायका भी आपको दे दिया। इसके अलावा और भी हैं फिजिक्स के अंदर जो मैथ्स आ जाते हैं बहुत सारे जगह पर, उसमें से एक बहुत बार आपको देखिएगा बाइनोमियल एक्सप्रेशन। जो नीट वाले बच्चे हैं उनके लिए मैं खास बताऊं तो उनको सिंपल सा फॉर्मूला याद करना है कि भैया 1 + x की कुछ भी पावर दिखे तो पावर को फॉरवर्ड करना होता है, दैट्स ऑल।
बट जेई मेंस और एडवांस वाले बच्चों के लिए इस इक्वेशन को याद करना होगा। आपके मैथ्स में भी आएगा, इसे याद करने का तरीका देखिए, फॉर्मूला ही है, तरीका क्या आप बोलेंगे इसको, तो फॉर्मूला याद करना ही पड़ेगा। ए की पावर n प्लस एन, ए की पावर n माइनस वन, फिर b1, फिर ऐसे सो ऑन चलता रहता है। लेकिन ये भी ज़्यादातर जेई मेंस और एडवांस में मुझे नहीं दिखा है, मुझे ये दिख जाता है 1 प्लस एक्स की पावर n तो 1 प्लस एन एक्स, 1 माइनस एक्स की पावर n तो 1 माइनस एन एक्स। ठीक है, एक कंडीशन के लिए है, कॉमन लॉग फार्मूला, सिंपल। दो प्रोडक्ट है इस तरीके से mn, तो इसको तोड़ते हैं तो log m प्लस log n लिखा जाता है। रेशियो है तो log m माइनस log n लिखा जाता है। m की पावर n है तो पावर को बच्चा लोग फॉरवर्ड कर दिया जाता है, n log m। ln x है, इसको तोड़ के 2.303 log x लिखा जाता है। ये आपके log का भी इक्वेशन आ गया। इसके अलावा भी आपके मैथ्स की कुछ और इक्वेशन है जो फिजिक्स में आपके पास आएंगे, और वो है एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब होता है कि कुछ ऐसे सीरीज जिसमें डिफरेंस दो टर्म्स का सेम हो। जैसे मान लीजिए कि a प्लस डी और d का डिफरेंस लूंगा, ए कट जाएगा, d बचेगा। इसका लूंगा तो भी d ही आएगा, चेक कर लो, a प्लस 2d माइनस ए माइनस डी, d, a प्लस 3d माइनस ए माइनस 2d, 3d माइनस 2d, दैट इज d। तो ऐसे इक्वेशंस का अगर आपको सम निकालना है कुछ n टर्म्स का, तो फॉर्मूला है n/2 2a प्लस n माइनस 1 d, जहां d इज द डिफरेंस बिटवीन द टू टर्म्स, कंसेक्यूटिव टर्म्स। या फिर फॉर्मूला है फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म मल्टीप्लाई बाय n/2। जैसे मैं बोलूँ कि पहले 30, अगर मान लीजिए कि आपके पास ऐसी एक सीरीज है 2 4 6 8 10 ऐसा, तो मैं बोलूँगा पहले 20 टर्म्स का कैलकुलेशन बताओ, मैं सम कितना हुआ, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लग दो, पहला टर्म्स लास्ट टर्म। या फिर सीरीज में ये इक्वेशन भी लगा सकते हो, अगर लास्ट टर्म पता है तो ये लगा दो, लास्ट टर्म नहीं पता तो ये लगा दो, डिफरेंस पता है तो। ठीक है, तो ये है सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स, यानी 1 2 3 4 ऐसे डैश डैश डैश, तो n प्लस 1/2। इसी का स्क्वायर बोले तो n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। और इसी फर्स्ट n नेचुरल नंबर का क्यूब पूछ ले, सम ऑफ क्यूब, तो n प्लस 1 का होल स्क्वायर। राइट मेरे लाल बल गोपाल। चलिए, तो अच्छा एक और यहाँ पर रह गया बच्चा पार्टी, वो भी मैं ऐड कर देता हूँ, उसके बाद हैंड रिटन नोट्स वाले पॉइंट पर चलता हूँ। दैट इज जीपी बोलते हैं इसको, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अगर इनफाइनाइट टर्म्स है जैसे कि 2 4 6 8, ये क्या हुआ, ये जीपी नहीं है। जीपी का मतलब होता है ए आर का स्क्वायर, ए आर का क्यूब। हर बार देखिए रेशो लीजिए, ए आर बाई ए, आर आया, ए आर स्क्वायर बाई ए आर, आर आया, ए आर क्यूब बाई ए आर का स्क्वायर, आर आया। अगर ऐसे इनफाइनाइट टर्म्स हैं तो इसका जो सम होता है वो सीधा सीधा होता है ए अपॉन में 1 माइनस में आर। ठीक है, लेकिन अगर इनफाइनाइट टर्म्स नहीं दिए हैं तो इसका इक्वेशन क्या होगा। तो देखिए, अगर इनफाइनाइट टर्म्स नहीं दिए हैं तो एस एन इज इक्वल टू ए 1 माइनस आर की पावर n अपॉन में 1 माइनस आर फॉर n टर्म्स का सम। ठीक है, और ये है आपका फर्स्ट n टर्म्स। इनफाइनाइट फर्स्ट वर्ड भी हटा दो, ये इनफाइनाइट तक गया हुआ है, तो इनफाइनाइट तक है, और ये n टर्म्स के लिए ही है। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चा लोग आपकी जो जनरल मैथमेटिक्स है, जो कि आपके फिजिक्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होगी, वो इस वीडियो लेक्चर के अंदर समाप्त होता है। ऑलमोस्ट ये वीडियो 1 घंटे 10 मिनट की है, अगर यही लाइव करने जाएंगे तो 3 घंटा लग जाता है। इसीलिए रिकॉर्डिंग सेशंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, खास करके तब जब आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि तब आपको शांति से पढ़ना होता है, और लाइव सेशन में मैं फुल एनर्जी के साथ जाता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ बच्चा लोग कि आप लोगों को ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। इसे तमाम अपने दोस्तों के साथ, अपने स्कूल फ्रेंड्स के साथ, अपनी दोस्ताइन के साथ, जिसके साथ शेयर करना है कर दीजिएगा, जिसे भी ज़रूरत होगी। ठीक है, और आज ये जो मैंने हैंड रिटन नोट्स बनाया है उसे मैं टेलीग्राम के अंदर प्रोवाइड करूँगा, सो आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। एंड साथ ही साथ इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर आप ही जैसे स्टूडेंट्स के लिए, कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ में बनाते रहता हूँ। ठीक है, सो उम्मीद करता हूँ बच्चा लोग दैट यू ऑल हैव एंजॉयड द सेशन। थैंक यू सो मच। मेक श्योर दैट यू पीपल आर अ पार्ट ऑफ SSP फैमिली। तो दिस इज़ योर फेवरेट SSP प्लेटफॉर्म, जहाँ पर आपको सारे के सारे फिजिक्स के क्लासेस मिलते रहते हैं, और बहुत जल्द बहुत सारी प्लानिंग भी करने वाला हूँ। सो धमाका के साथ हम मिलेंगे, सो बी अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली। थैंक यू सो मच, बाय बाय, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन डू व्हाटएवर यू वांट टू डू मैन, बट डोंट ट्रबल योर मॉम। टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद।